छोड़ो मेरा हाथ। मैंने कहा राहुल मेरा हाथ छोड़ो। अंजलि क्या हुआ मुझे यह तो बताओ। और ये बैग में कपड़े क्यों रख रही हो? राहुल ने बड़े ही परेशानी होते हुए पत्नी से पूछा तो अंजलि राहुल पर ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ी। राहुल बस अब बहुत हो गया है। मैं तुम्हारे इन फटीचर माँ बाप के साथ और नहीं रह सकती। फूटी आंख नहीं सुहाते हैं मुझे यह लोग। अब मैं इन्हें एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती जीते जी। मुझे पूरे 4 साल हो गए हैं लेकिन अब बस और नहीं। या तो तुम इन्हें वृद्धाश्रम भेजो या मैं मायके चली जाती हूँ। अरे मेरी गुलाबो, मेरे दिल का टुकड़ा, तुम तो जानती हो मैं एक पल भी तुमसे दूर नहीं रह सकता। मेरी हर एक सांस पर बस तुम्हारा ही नाम लिखा है। और तुम मायके जाने की बात मत किया करो। तुमसे दूर होते ही तो मेरी जान निकल जाती है। तुम यहाँ आओ और आराम से बैठो। ये लो पानी पियो। तुम ही नहीं मैं खुद भी माँ बाबूजी से परेशान हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि एक पल में इन्हें यहाँ से निकाल दूँ, लेकिन क्या करूँ? ये बुढ़े बुढ़िया इतनी आसानी से इस घर से जाने वाले नहीं हैं। इन्हें यहाँ से भगाने के लिए तो कोई ऐसी तरकीब ढूंढनी पड़ेगी जिससे सारी जिंदगी के लिए इन बुढ़े बुढ़िया से पीछा छूट जाए। राहुल कितने साल हो गए हैं तुम्हें ऐसे ही कहते कहते। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। इन्हें यहाँ से भगाने का काम तुम्हारा है। मैं तुम्हें आखिरी बार मौका दे रही हूँ। अगर 2 दिन के अंदर तुमने अपने माँ बाबूजी का कहीं इंतजाम नहीं किया तो मैं यहाँ से अपने घर चली जाऊँगी। अरे अंजलि, तुम फिर से घर जाने की बात कर रही हो। मैंने कहा ना, मैं इन बुढ़े बुढ़िया के बिना रह सकता हूँ लेकिन तुम्हारे बिना नहीं। अब तुम गुस्सा थूक दो। बस मुझे 2 दिन का समय दो। इन दोनों में से तुम्हें कोई सा भी इस घर में नहीं दिखेगा। कहते हुए राहुल पत्नी के गाल पर हाथ रख मुस्कुराने लगा। तभी राहुल के बाबूजी जगदीश प्रसाद जी राहुल को आवाज लगाते हैं, बेटा राहुल एक बार इधर तो सुनना जरा। बाबूजी की आवाज़ सुनते ही राहुल तिलमिला उठा और उनके कमरे में जाते ही राहुल बुरी तरह उनसे चिल्लाते हुए बोला, क्या हुआ बाबूजी? बुढ़ापे में भी चैन नहीं है तुम दोनों को? 2 मिनट भी मुझे मेरी पत्नी के साथ नहीं बैठने देते। जब देखो राहुल राहुल लगाए रखते हो। हर समय मेरा खून चूसते रहते हो। अब जल्दी बोलिए क्या बोलना है। कौशल्या जी बोली, बेटा हम भी तेरे कुछ लगते होंगे, पत्नी ही सब कुछ नहीं है। माँ शादी करके लाया हूँ उसे इस घर में। उसके बारे में नहीं सोचूंगा तो किसके बारे में सोचूंगा? सारी जिंदगी इसके साथ ही रहना है मुझे। अब जल्दी बताइए क्या कहना है। बेटे की बात सुनकर दोनों पति पत्नी बड़ी ही हैरानी से बेटे के चेहरे को देखते रह गए। माँ मेरा मुंह क्या देख रही हो? जो कहना है जल्दी कहो वरना मैं जा रहा हूँ। ना चाहते हुए भी कौशल्या जी बोली, बेटा आज जब तूने ऑफिस से छुट्टी ले ही ली है तो आज जो हमारे अधूरे काम पड़े हैं वो पूरे कर दे। अपने बाबूजी को ले जाकर एक बार आंखों का टेस्ट करा दे और साथ ही मुझे डॉक्टर को दिखा दे। मेरा एक अल्ट्रासाउंड भी करा दे। मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, पता नहीं क्या हो रहा है, घाव की तरह दुखता है पूरा पेट। इतना सुनते ही राहुल और भी ज़्यादा आग बबूला हो गया। बस तुम दोनों तो इसी चांस में रहते हो कि कब मैं घर रहूं और कब तुम मुझे खर्चे बताओ। सारे दिन तो आपका खाने के लिए मुंह चलता रहता है। पेट में दर्द नहीं होगा तो क्या होगा? अब बोल रही हो मेरे पेट में दर्द रहता है, डॉक्टर के पास ले चलो। समझ क्या रखा है तुम दोनों ने मुझे? पैसों की मशीन लगी है क्या मेरे पास जो तुम लोग इतने खर्चे बता देते हो? बस बेटा कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है तू। अभी हमारे पैरों में दम है, हम खुद भी जा सकते हैं। और रही पैसों की बात तो अपने पैसे अपने पास रख। हमें तेरे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। तू जा अपनी पत्नी के साथ मौज ले। राहुल अपने बाबूजी की बात सुन पैर पटकता हुआ वहाँ से अपने कमरे में चला गया। जगदीश प्रसाद जी अपनी पेंशन के पैसों से अपने थोड़े बहुत खर्चे पूरे कर लिया करते थे। दोनों पति पत्नी रिक्शे में बैठकर खुद ही अस्पताल चले गए। उनके घर से निकलते ही अंजलि फिर से शुरू हो गई, पता नहीं कब इन दोनों से छुटकारा मिलेगा। मैं तो कहूँ वहीं किसी ट्रक के नीचे आकर मर जाए दोनों। अरे अंजलि ऐसे बड़बड़ करने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारा दिमाग तो बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ता है। तुम ही कुछ सुझाव दो ना, क्या करना चाहिए? मेरा तो यही सुझाव है कि दोनों को नींद की गोलियां देकर मार डालो। अरे नहीं अंजलि, ऐसा नहीं कर सकते। पुलिस कहीं तक भी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। और है तो मेरे माँ बाप ही यार, कैसे जान ले सकता हूँ इनकी? राहुल बहुत देर तक सोचता रहा और फिर एकदम से अंजलि को पकड़ते हुए बोला, अंजलि मुझे एक आइडिया मिल गया है इन बुढ़े बुढ़िया से छुटकारा पाने का। बस मैं जैसा कहता हूँ तुम वैसा करती जाओ। अब से तुम माँ बाबूजी को बोतल में उतार लो और मैं भी आशीर्वादी ही बेटा बन जाता हूँ। फिर देखना तुम कमाल। जाओ तुम जल्दी से माँ और बाबूजी के लिए हल्दी वाला दूध ले आओ। दोनों पति पत्नी अपने माँ बाबूजी के कमरे में चले गए। लो बाबूजी, माँ जी दूध पी लीजिए, हल्दी वाला दूध है, बहुत ही प्यार से बनाकर लाई हूँ आपके लिए। राहुल भी वहीं बैठकर अपने बाबूजी के पैर दबाने लगा।
बहू के हाथ में गिलास का दूध और बेटे को पांव दबाते देख जगदीश जी और कौशल्या जी बड़े ही आश्चर्यचकित हो रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह हो क्या रहा है। सुबह जो बेटा बुरी तरह हम पर भड़क रहा था वह एकदम से अचानक कैसे बदल गया। माँ बाबूजी मुझे माफ़ कर दो, काम की वजह से मैं थोड़ा परेशान हो था, इस वजह से सुबह आपको उल्टा सीधा बोल दिया। अगली बार मैं ले चलूँगा आपको डॉक्टर के पास। राहुल अपने माँ बाबूजी का हाथ पकड़ते हुए बोला। कोई बात नहीं बेटा, तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, वही बहुत है। हम तुझसे नाराज नहीं हैं। बूढ़े माँ बाप अपने बेटे बहू का असली रूप पहचान न पाए। थोड़ी बहुत देर उनके पास बैठकर राहुल और अंजलि अपने कमरे में आ गए। अगले दिन राहुल अपने माँ बाबूजी के लिए 2 जोड़ी नए कपड़े लेकर आया और आते ही सीधा उनके कमरे में जाकर उन्हें दिखाते हुए बोला, देखिए बाबूजी, मैं आपके लिए नए कपड़े लाया हूँ और माँ आपके लिए नई साड़ी। माँ अब आप यह पुरानी साड़ी मत पहनना और बाबूजी आप भी यह घिसे हुए धोती कुर्ते मत पहनना। बेटे का ऐसा व्यवहार और प्यार देखकर जगदीश जी और कौशल्या जी बहुत खुश हो रहे थे। यह बुढ़े बुढ़िया भी जाते जाते खर्चा करवा रहे हैं। अंजलि मुंह बनाते हुए बोली, अरे अंजलि, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बेटा और बहू दोनों अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकालने की पूरी प्लानिंग बना चुके थे। उधर जगदीश जी और कौशल्या जी खुश होते हुए मन ही मन भगवान का शुक्र कर रहे थे। भगवान का शुक्र है कि भगवान ने उनके बेटे बहू को सद्बुद्धि दे दी। राहुल अपने माँ बाबूजी का इकलौता बेटा था। जगदीश जी एक सरकारी अध्यापक थे। उनकी पत्नी बहुत ही समझदार थी। एक एक पाई जोड़कर उन्होंने ज़मीन भी खरीदी, जिस पर उन्होंने अपने सपनों का आशियाना खड़ा किया। बेटे को भी अच्छे स्कूल से पढ़ाया और फिर एक अच्छे कॉलेज से भी पढ़ाया और फिर उसकी एक अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर दी। लेकिन उन्हें नहीं मालूम था मासूम सी दिखने वाली अंजलि इतनी क्रूर होगी। वह बात बात पर सास ससुर को ताने मारती, कुछ काम बताते तो उसे नज़रअंदाज कर देती, जरा सी रोक टोक पर पूरा घर सर पर उठा लेती थी। जगदीश जी थोड़े गुस्से वाले व्यक्ति थे, परंतु उनकी पत्नी उतनी ही ठंडे मिजाज की महिला थी। वह जगदीश जी को प्यार से समझाकर हैंडल कर लेती थी। शादी से पहले तो राहुल अपने माता पिता का खूब ख्याल रखता था, उनकी हर ज़रूरतों को पूरा करता था। लेकिन जब से शादी हुई, अंजलि ने उसे अपने रंग में रंग लिया था। अपनी मीठी मीठी बातों में राहुल को हमेशा फंसा कर रखती थी, जिससे राहुल को बस हर जगह पत्नी ही पत्नी दिखाई पड़ती थी। राहुल बिजली विभाग में था, उसकी सरकारी नौकरी थी, लेकिन वह अपने काम में लोगों से रिश्वत लेता था। लेकिन जगदीश जी बेटे को रिश्वत लेने से मना करते थे, लेकिन राहुल उनकी एक बात नहीं सुनता था और उल्टा ही उन्हें सुनाने लगता था। आप तो हमेशा मेरी खुशियों के आड़े आते हैं, बार बार मुझे रिश्वत को लेकर सुनाते रहते हैं। आपको क्या दिक्कत है, मैं कुछ भी करूं। राहुल के यह कटु वचन सुनकर जगदीश जी को गुस्सा आ गया तो उन्होंने राहुल पर हाथ उठा दिया। बस इसी बात से राहुल और उसकी पत्नी को अपने माँ बाबूजी फूटी आंख नहीं सुहाते थे। 2 दिन बाद जगदीश जी को और कौशल्या जी को डॉक्टर ने फिर से बुलाया था। राहुल अपने माँ बाबूजी से बोला, माँ, मैं और अंजलि घूमने जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ चले। पहले हम लोग घूमेंगे, फिर वापस आते वक्त डॉक्टर को दिखा लेंगे। माँ बाबूजी यह सोचकर खुश हो गए। अगले ही दिन बेटा और बहू माँ बाबूजी को बिठाकर घूमने के लिए निकल पड़े। पत्नी, जो सारे प्लान में पति का साथ दे रही थी, नाटक करते हुए बोली, अरे राहुल, कितनी देर हो गई और कितना समय लगेगा जाने में। माँ बाबूजी बार बार राहुल से पूछ रहे थे। राहुल बोला, लगता है हम रास्ता भूल गए हैं। और एकदम से राहुल ने जानबूझकर गाड़ी रास्ते में ही रोक दी। क्या हुआ इस गाड़ी को? राहुल ने बाहर निकल कर देखा और बोला, अरे माँ बाबूजी, ये गाड़ी तो लगता है खराब हो गई। हाँ बेटा, दिन भी ढलने को आया है, जल्दी से कुछ कर। माँ, आप चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। राहुल कुछ दूरी तक गया और फिर वापस आकर बोला, माँ बाबूजी, यहाँ पर मैकेनिक की दुकान है, मैं और अंजलि गाड़ी को खींच कर ले जाते हैं, तब तक आप दोनों इस पेड़ के नीचे बैठ जाइए। राहुल और अंजलि गाड़ी को जबरदस्ती धकेलने का नाटक करते हुए अपने बूढ़े माँ बाप को सुनसान सड़क पर छोड़ जाते हैं। अपने बूढ़े माँ बाप को सुनसान सड़क पर छोड़ बेटा बहू नहीं समा रहे थे। अरे राहुल, आज तो बड़ा ही खुशी का दिन है, घर जाते ही 500 रुपये का प्रसाद बांटूंगी। सच में अंजलि, आज चैन की सांस लेकर सोऊंगा मैं। तर कौशल्या जी और जगदीश जी की बूढ़ी आंखें बेटे का इंतजार करते करते बूढ़ी हो गई। भूख के मारे दोनों की जान निकल रही थी, ऊपर से रात भी होने को आई थी। लेकिन बेटे और बहू का कोई अता पता नहीं। दोनों बुरी तरह घबरा रहे थे, डर भी लग रहा था। तभी एक पुलिस अफसर गजेंद्र सिंह की गाड़ी वहां से निकलती है। ऐसी सुनसान सड़क पर बैठे बूढ़े दंपत्ति को देख गजेंद्र सिंह जी गाड़ी को रोककर उतरकर उनके पास चले जाते हैं। जब उनसे पूछता है तो जगदीश जी
वे कौशल्या जी अपने बेटे बहू की सारी हरकतों के बारे में उनसे बता देते हैं। उनकी बात सुनकर गजेंद्र सिंह जी को बड़ी हैरानी हुई, गुस्सा भी बहुत आया। अपने साथ बिठाकर एक होटल में दोनों को खाना खिलाया, लेकिन बेटे और बहू की हरकतों को याद करके उनके गले से निवाला नहीं उतर रहा था। अपने बेटे के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया, उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। आज उसने हमारे साथ ऐसी नीच हरकत की, यही सोच सोच कर कौशल्या जी की आंखों से आंसू नहीं थम रहे थे। अगले दिन जगदीश जी पुलिस ऑफिसर गजेंद्र सिंह जी से बोले, बेटा, ऐसी संतानों को सबक सिखाना जरूरी है, वरना आने वाले समय में बूढ़े माँ बाप घर में नहीं घर से बाहर ही रहेंगे, बेटे बहू के जुल्म सहते रहेंगे। पुलिस ऑफिसर जगदीश जी से बोले, सज़ा देने के लिए तो मैं उन्हें कुछ भी सज़ा दे सकता हूँ, पकड़कर सीधा जेल में भी डाल सकता हूँ, लेकिन अपराधी वह आप दोनों के हैं। इसलिए आप बताइए कि आप लोग क्या चाहते हैं। बेटा, सबसे पहले तो हमें हमारे घर ले चलो, जहाँ से हमें निकाल कर सड़क पर धक्के खाने के लिए छोड़ दिया, जिस घर पर वो दोनों नाक की तरह कुंडली मारकर बैठे हैं। हमने उसे अपने खून पसीने की मेहनत से बनाया है, उस घर पर उनका कोई अधिकार नहीं है। उनकी बात सुनकर पुलिस ऑफिसर राहुल के लिए एक नोटिस तैयार करते हैं। उधर बेटे और बहू ने प्लान कामयाब होने की खुशी में घर में पार्टी रखी हुई थी। बेटा और बहू बहुत ही खुश थे और पार्टी का एंजॉय ले रहे थे, लेकिन जैसे ही दो पुलिस कांस्टेबल आकर राहुल के हाथ में नोटिस थमा देती है, वैसे ही बेटे और बहू के होश उड़ जाते हैं। दोनों बुरी तरह बौखला जाते हैं। नोटिस में लिखा था, यह घर जगदीश जी और कौशल्या जी के नाम है, जिसे तुम लोगों ने धोखे से अपने नाम करा लिया था। नोटिस पढ़ते ही बेटे और बहू का चक्कर आने लगे। 2 दिन बाद ही उसे घर खाली करना पड़ा। अब बेटा और बहू बुरी तरह अपने माँ बाबूजी को ढूंढने लगे। दोनों आकर उसी पेड़ के नीचे बैठ गए जहाँ अपने माँ बाबूजी को छोड़कर आए थे। दोनों ने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिले। 2 दिन से भूखे बेटे बहू की भूख के मारे जान निकल रही थी। पुलिस ऑफिसर की नज़र राहुल और अंजलि पर ही टिकी थी। वह लोग क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, सारी खबर उन्हें थी। पुलिस ऑफिसर जगदीश जी और कौशल्या जी को उनके घर छोड़ाए। राहुल और अंजलि माँ बाबूजी को ढूंढते हुए धक्के खा खा कर परेशान हो गए थे। जब एक दिन उन्हें पता लगा कि माँ बाबूजी घर आ गए हैं, तो वह सड़क से अपना बोरिया बिस्तर उठा बिना देरी किए पत्नी को लेकर घर पहुंच गया और वहां जाते ही उसने अपने बाबूजी के पैर पकड़ लिए। बेटे और बहू को सामने देख जगदीश जी का पारा तेज हो गया। उन्होंने अपनी धोती उठाई और बेटे में ऐसी खींच कर लात मारी कि दूर जाकर पड़ा, और फिर कौशल्या जी ने बहू के गाल पर इतनी जोर का थप्पड़ मारा कि अंजलि सीढ़ियों पर जा गिरी। जगदीश जी ने अपनी छड़ी उठाई और बेटे में मारनी चालू कर दी। पीछे से पुलिस ऑफिसर गजेंद्र सिंह जी भी आ गए और जगदीश जी से बोले, बस बस अंकल जी, अब आपका काम तो पूरा हो गया, अब आगे की खातिर पानी मुझे करने दो इनकी। इतना सुनते ही राहुल और अंजलि होश खो बैठे। माँ बाबूजी, हमें बचा लो, हम आपसे इस घर में पिट छित कर रह लेंगे, पर पुलिस के डंडों से हमें बचा लो, कहते हुए दोनों ने जगदीश जी के पैर पकड़ लिए। जगदीश जी ने बेटे को उठाया और उसकी कान पकड़ एक जोरदार थप्पड़ लगाते हुए पुलिस ऑफिसर की तरफ धक्का दे दिया। हमसे कोई उम्मीद मत रखना कि हम तुझे बचाएंगे। जो तूने अपने बूढ़े माँ बाप के साथ किया, उसकी कीमत तो तुम दोनों को हर हाल में चुकानी पड़ेगी। ले जाओ इन्हें यहाँ से। बेटा और बहू हाथ जोड़ते रह गए, लेकिन जगदीश जी ने उनकी एक नहीं सुनी और पुलिस ऑफिसर राहुल की गर्दन पकड़ जीप में बैठाकर दोनों को अपने साथ ले गए। जो राहुल और अंजलि ने अपने बूढ़े माँ बाप के साथ किया, उसकी सजा और सबक आज उन दोनों को मिल चुकी थी। बेटे और बहू ने ऐसी नीच हरकत की थी कि जगदीश जी और कौशल्या जी को अपने बेटे और बहू को जेल जाने का बिल्कुल भी अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि बेटे और बहू को सजा और सबक सिखाना यह तो उन्होंने पहले ही ठान लिया था।